हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज मैं सुबह उठी थी तो बाहर का व्यू ऐसा था, और इस बार हर बार के मुकाबले सर्दी कम पड़ी है तो धूप निकल जाती है। 7:30 का व्यू है और 7:30 बजे धूप निकल गई थी। तो उसके बाद मैं जैसे कि हर रोज़ की तरह किचन में आ गई थी, और आके मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो जाएंगे। और ये 7 फरवरी का व्लॉग है। तो अब मेरे से ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एक ही आते हैं कि हम लेट हो गए तैयारी करने में, या हमने देर से स्टार्ट किया, या कितने महीने में आइडियल कितना टाइम माना जाए केवीएस की तैयारी करने में, कितने टाइम में मतलब हम केवीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो आज मैं उनके लिए बताऊंगी जो बिल्कुल ज़ीरो पे है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कभी केवीएस का कोई पेपर दिया नहीं, ना उन्हें कुछ पता क्या सिलेबस है। तो एक बार पहले सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, और जिन्हें कुछ भी नहीं पता उनके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो अगर देखो, आप आज 7 फरवरी है, ये व्लॉग शायद 8 को या 9 को आ जाएगा। तो अगर आप 10 मानते हैं, 10 फरवरी से स्टार्ट कर दो, आप विद इन 2 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट ही कर रहे हो तो। क्योंकि उसका बड़ा रीज़न है, क्योंकि केवीएस इतना हार्ड नहीं है, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पहले क्लियर होंगे। भाई सीटेट निकाल रखा है, काफ़ी तो क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने भी सिर्फ इतना ही टाइम दिया था और एक अच्छा खासा स्कोर आ गया था। तो अगर अगर 2 महीने, लेकिन उसमें ये है कि ये नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया 8 घंटे और एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 5 6 घंटे तो कोई भी निकाल सकता है डेली। ऐसे नहीं 6 घंटे निकाले, 5 घंटे डेली निकालो, 4 घंटे भी किसी दिन हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और फिर जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता है तो अपने नोट्स से याद करना बहुत आसान होता है। और मेरे पे इतने सारे नोट्स हैं हर उसके, लेकिन आज भी मैं अपने नोट्सों से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे अपने नोट्सों से ही पढ़ा जाता है। मैंने अपने टेलीग्राम पे सचिन सर की पीडीएफ भी डाली थी पेडागोजी की, और वो बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बट मैं उससे नहीं पढ़ रही। उसका रीज़न है, मेरे पे ऑलरेडी अपने नोट्स हैं और मैंने उनसे ही पढ़ के पेपर दिया था, और मेरे अच्छे नंबर आए थे। रही करूँ मैं बात सीडीपी की, तो सीडीपी मेरे 60 में से 47 मार्क्स थे, जो अच्छे हैं। तो मैं अपने नोट्स से पढ़ी हूँ। और आज मैं ना यूनिट 2 का एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पढ़ी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। इसमें मेरी कोल की थ्योरी एक्सपेरिमेंटल वो समझ में नहीं आई थी अपने नोट्स से, क्योंकि लिखा हुआ 2 साल पहले केवीएस हुआ था, तो मुझे ना इतना नॉलेज है नहीं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी उसको। तो मैंने कहा एक बार वो देखते हैं, और कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग के बारे में था, तो मैंने साथ में वो भी देखा। तो आज मैंने केवीएस के 2 टॉपिक करे, इसके सीडीपी के, क्योंकि मुझे अपने नोट से थोड़ा कंफ्यूज थी मैं। तो मैंने एक वीडियो जिसकी भी आई ऐसे सर्च करके देख लिया, जिसकी भी वीडियो आई वो देख लिया, क्योंकि हिमांशी मैम की वीडियो आई थी कॉल लर्निंग के ऊपर, तो वो मैंने कोप की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी देख ली। तो अगर देखो, आप ये सोच रहे हो आपको बिगनिंग से तैयारी करनी है और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तो सबसे मस्ट है अपना सिलेबस कंप्लीट करो। डेप्थ एक सिलेबस ना निकलवा के रख लो पीडीएफ में, जो जो आपका कंप्लीट हो जाए उसे टिक मार्क करते रहो, क्योंकि बार बार फ़ोन से देखना, लैपटॉप से देखना छूट जाता है। तो मैंने भी अपने केवीएस के जब पेपर दिया था तो पूरी पीडीएफ निकाल के रख रखी थी, और अब वो मेरी पीडीएफ है नहीं, क्योंकि केवीएस का पेपर मैंने शादी से पहले दिया था। नोट्स तो मैं अपने ले आई थी, और एक दो नोट्स मेरे घर ही रह गए हैं। मोस्टली नोट्स तो मैं ले आई थी, लेकिन एक दो चीज़ें मेरी घर रह गई हैं। तो अब जब भी घर जाना होगा, जब मैं ले लूँगी, तो आप अपना एक सिलेबस चिपका के रख लो, चिपकाओ मत, एक अपने पास रखो, जो भी करो उसे टिक कर लो। क्योंकि कभी कभी होता है, हमें लगता था सारा सिलेबस कर लिया। तो मैं तो ये कहूँगी, आप अपना सिलेबस एक जगह चिपका के रख दो, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने इसकी थ्योरी करी थी, और एक और थ्योरी थी एक्सपेरिमेंटल की, वो बहुत न्यू थी, वो मैंने एक वो थ्योरी और पढ़ी। और साथ में कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग, मतलब कॉम्पिटेंसी, सॉरी कॉम्पिटेंसी नहीं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के बारे में मैंने पढ़ा था। बच्चों को कैसी होनी चाहिए, क्या क्या लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब, ये सारी चीज़ें, ये 2 टॉपिक मैंने आज कवर अप किए थे। तो अगर आप बिल्कुल केवीएस के लिए डरे हुए हो कि कहाँ से करें, और किसी ने मुझसे भी पूछा था, भाई आपके इतने अच्छे नंबर हैं, 141 मार्क्स थे रिटर्न में, और उसके बाद आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे मेरे पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, और बहुत कि आप बताओ। तो उसका रीज़न था, अगर जो मैं बताऊँ, मेरे पूरा ही इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में हुआ था, और मैंने उनसे बोला भी था कि क्या मैं हिंदी में जवाब दूं, तो उनका कोई नॉर्थ इंडियन का था, साउथ इंडिया का था। उन्होंने कहा नहीं, आप इंग्लिश में जवाब दो। और तो इंग्लिश में इतने अच्छे से बोल नहीं पाती थी, ऐसा नहीं मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट इतने अच्छे से मैं इंग्लिश में आंसर दे दूंगी, मुझे टीचिंग करनी नहीं आती थी इंग्लिश में।
मैंने कहा था क्या मैं हिंदी में टीच कर दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं इंग्लिश में टीच करो। तो इंग्लिश में मैं टीच नहीं कर पा रही थी। और जब हम किसी लैंग्वेज में अच्छे ही नहीं है तो हमें कितनी भी नॉलेज हो तो लेकिन हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ रहा है। तो मेरे साथ ये हुआ था। अब मैं एक कोशिश कर दूँगी कि अपना रिटर्न देने के बाद इंग्लिश पे वर्क करूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा दोबारा पेपर दोबारा इंटरव्यू इंग्लिश में हो जाए, क्योंकि मैंने जो टीचिंग तैयार करी थी वो हिंदी में तैयार करी थी। कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने इंग्लिश में कर लिए थे तैयार कि हाँ क्वेश्चन आएंगे तो मैं उन्हें डील कर लूँगी, लेकिन मैं टीचिंग के लिए तैयार नहीं थी कि टीचिंग मैं इंग्लिश में दूँ। तो उन्होंने एक टॉपिक दिया था ज्योमेट्री पढ़ाओ इन इंग्लिश, और फिर एक टॉपिक और दिया था, 2 टॉपिक दिए थे कि इन्हें इंग्लिश में बताओ। तो बहुत कंफ्यूज थी मैं इंग्लिश में बताने के लिए। तो एक यही मेजर रीज़न था जो मुझे लगा था, जो मुझे उसी दिन लग गया था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में था और मैं इंग्लिश में फंबल कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। तो मेरी कोशिश आएगी जब रिटर्न हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा अपने इंग्लिश पे भी वर्क करूँगी। फिर यहाँ मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मेरा जो मैं बात करूँ जो मैंने आंसर की से नंबर मिलाए थे, तो मैंने देखा था मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर है लेकिन इंग्लिश में वोकैब मेरी गलत है। तो मुझे अभी भी वोकैब मेरी नंबर कटते हैं, टेस्ट लगाती हूँ तो वोकैब मेरा सेक्शन बहुत वीक है। तो उसके लिए मैंने एक ब्लैक बुक मंगाई है जो एसएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं, पर मतलब वोकैब तो सब सेम ही है। तो यहाँ से मैं एंटोनियम सिनोनियम पढ़ रही हूँ, सॉरी सिनोनियम पढ़ रही हूँ पहले। तो मैंने 100 सिनोनियम कर लिए थे, अब बाकी का 100 मैंने आज कंप्लीट करे हैं। तो पहले तो मैंने एक बार उनको रिवाइज किया क्योंकि उनमें भी क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो यही है कि मैं इंग्लिश का वोकैब का सेक्शन थोड़ा मेरा वीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ सारे वर्ड लिख लिख के भी देख रही हूँ। तो मैंने 100 याद करा है, अब देखते हैं 100 में से कल मुझे कितने याद आता है, क्योंकि हम याद तो कर लेते हैं और नेक्स्ट डे मतलब अगर 100 याद करा तो पता चला हमें 50 का आंसर पता है, 60 में हम बाकी में कन्फ्यूज है। तो अब यह है कि अब मैंने सारे याद तो कर लिए, याद करने के बाद मैं कल देखूंगी कल कितने याद हैं, और जो याद नहीं होता है मैं उन पर टिक लगा देती हूँ, तो उससे फिर टिक वालों पे ध्यान जाता है। ऐसे मैंने स्टार्टिंग के 100 तो अच्छे से याद हो गए, जो लास्ट के 100 है वो मैंने पढ़ लिए। और यहाँ ना मैं साथ में स्पेलिंग भी लिख के देखती रहती हूँ कि हाँ इसकी स्पेलिंग में जैसे कन्फ्यूज़न होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट काफ़ी चीज़ें हमें इंग्लिश में थोड़ा कम समझ में आती हैं। और धीरे धीरे अब किसी ने मुझसे पूछा था उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, सॉरी हिंदी बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश उन्हें बिल्कुल नहीं आती, और वो इंटरव्यू में कैसे टैकल करेंगे। तो मुझे लगता है अगर तुम्हें केवीएस के लिए जाना है तो तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कौन सा पैनल मिल जाए, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, तुम रिटर्न में कितना भी अच्छा परफॉर्म करोगे, मतलब इतनी इंग्लिश बोल दो कि टीचिंग कर लो इंग्लिश में। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं टीचिंग भी इंग्लिश में करूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में आंसर दे पाऊँ। इंग्लिश में मैं क्वेश्चन के आंसर तो दे देती हूँ, सडनली कोई मुझसे पूछे अपने बारे में बताओ या वाई आर यू बिकम अ केवीएस टीचर, तो उसका मेरे पे आंसर है, बट टीचिंग के लिए मैं रेडी नहीं थी। तो अब आप भी अगर मैं कहूँ तो आप भी रेडी रहना कि हाँ इंटरव्यू होगा तो टीचिंग भी इंग्लिश में हो सकती है। क्योंकि हम ये सोचें कि इंग्लिश बिना बोले काम हो जाएगा, हो सकता है किसी का पैनल अच्छा मिल जाए। अगर तुम्हारा साउथ साइड पैनल मिल गया तो वहाँ तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगी हिंदी, तो तुम्हें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो मेरा भी फोकस है कि थोड़ा मैं इंग्लिश को भी इम्प्रूव करूँ, उसके लिए मैं अभी तो कुछ नहीं कर रही फिलहाल, लेकिन छोटी बोलती रहती हूँ, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। मुझे बोल नहीं आती इंग्लिश, बट ये है कि टीचिंग करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं रिटर्न पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू के लिए टाइम मिलेगा तब तैयारी कर लेंगे। 2 चीज़ एक साथ करूँगी तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। तो अभी नोट्स तो मेरे बने हुए हैं तो उनका मैं सब रिवीजन कर रही हूँ। जो मेरी लास्ट ईयर कमी थी कि मुझे लगता था रिटर्न में और अच्छे नंबर आ सकते थे, तो उनको भी मेरे साथ में देखते रहती हूँ। तो यहाँ मैंने 100 ये कंप्लीट कर लिए थे और फिर मैं घूमने आती हूँ। और आज ना मैं लेट हो गई थी घूमने में, डेली तो मैं जल्दी चली जाती हूँ 5 to 6, लेकिन आज ना मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो अंधेरा हो गया था। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा देर नहीं थोड़ी देर घूम के आता है। तो मैं आधा घंटे घूम के आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, और आज रोज़ डे था तो वो मेरे लिए रोज़ लाए थे, तो अच्छा लगता है ऐसा कभी कभी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।